ओके, फाइनली द लास्ट चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर को बचाने की जरूरत क्या है, क्यों हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सर किससे प्रोटेक्ट करना है? एनी टाइप ऑफ रॉन्ग प्रैक्टिसेस इन द मार्केट। सेलर्स किसी भी तरीके से कंज्यूमर को चीट ना करे, एक्सप्लॉइट ना करे, उनकी इलिटरेसी या इग्नोरेंस का फायदा ना उठाए, उनसे बचाना है। ठीक है, तो क्यों बचाना चाहिए? बिकॉज कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस। कंज्यूमर बिजनेस का मेन पर्पस है। बिजनेस आर क्रिएटेड टू सर्व द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर को ही चीट कर दोगे तो सर्व किसे करोगे फिर? द होल लॉजिक गोज फॉर अ टॉस। ठीक है। सेकंड है, बिजनेस इज अ मीन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए तो है, बट एट द सेम टाइम इट इज डन टू सर्व द ह्यूमन बीइंग। तो एक काइंड ऑफ सिमिलर पॉइंट है। और ये होगा तब जब आप कंज्यूमर्स बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव एंड ग्रो अनलेस कंज्यूमर को वो अच्छे से सर्व कर रहा है। तो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि कंज्यूमर बिजनेस करते हैं। दूसरी बात, ह्यूमन वेलफेयर हमें करना है। ह्यूमन कौन है? कंज्यूमर से। नेक्स्ट, बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अलोंग विद प्रॉफिट। सोसाइटी को, अगेन देखो सिमिलर पॉइंट्स है, अगेन अलोंग विद द प्रॉफिट, प्रॉफिट कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं है। अलोंग विद द प्रॉफिट उन्हें सोसाइटी को भी, ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी केटर करना है, इंक्लूडिंग द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स तो एक तरीके से देखोगे तो सब में कॉमन कॉमन पॉइंट ही है। आपके लिए अच्छा ही है, आपको ज्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा। यहां से आप करेंगे कितना? कम से कम 3 करके चलना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो अगेन एक फिर से सिमिलर पॉइंट, ग्रो करना है हमें, लेकिन लूट करके नहीं ग्रो करना है। अच्छे प्रोडक्ट्स दे करके, अच्छे प्राइस पे दे करके, फेयर प्राइस गुड क्वालिटी दे करके हमें ग्रो करना है। ठीक है, तो सोशल जस्टिस के साथ हमें ग्रो करना है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें सिखाता है। एंड दैट इज व्हाई बिजनेसेस शुड फोकस ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन रादर देन कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। स्टेक होल्डर अप्रोच। सर स्टेक होल्डर किसे बोलते हैं? देखो, जो भी बिजनेस होता है ना, उस बिजनेस में काफी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक तो ओनर होता है। ठीक है, ओनर इज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। एक सरकार होती है, सरकार भी इंटरेस्टेड होती है बिजनेस में, क्यों? टैक्स मिलता है ना। एक कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर भी इंटरेस्टेड होता है बिजनेस में, उसको प्रोडक्ट मिलता है। एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है बिजनेस से। कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स को कंपटीशन मिलता है बिजनेस से। तो बेसिकली बिजनेस से सब कोई जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है वो लोग स्टेक होल्डर है। और उसमें से एक स्टेक होल्डर हमारा कंज्यूमर भी है। ठीक है, तो हमें अपने बिजनेस से जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? ऑफकोर्स प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो कंज्यूमर भी हमारा बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसी से हमारा रेवेन्यू आता है। देयरफॉर वी शुड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमें 7 राइट्स दिए गए हैं। इस पे मैंने 3 से 4 केस स्टडीज डाला है। ये आपको ऐप पे जाकर कर लेना होगा। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट करो, उसके बाद फिर वहां जाके कर लेना। सबसे पहली बात, राइट टू सेफ्टी। ठीक है, अच्छा बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, केस स्टडी में क्या गलती करते हैं, ये वाला मतलब किसी का भी आंसर यही दे देते हैं, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड। अभी ठीक से समझो। ठीक है, और फिर मैंने वहां पे भी समझाया है कहाँ पे कौन सा यूज करना है, उसको केस स्टडी वीडियो में समझाया है। हर जगह आप राइट टू बी हर्ड नहीं बोल सकते। ठीक है, ऐसे तो सारा आंसर फिर राइट टू बी हर्ड ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने केस स्टडी में कैसे आंसर करना है वो वहां समझाया। अभी मैं आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, राइट टू सेफ्टी। एज अ कंज्यूमर आई हैव द राइट टू स्टे सेफ। मैं प्रोडक्ट यूज करके फिजिकली या हेल्थ वाइज अनसेफ नहीं फील कर सकता। मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदे और वो फट गया। ठीक है, कुछ हमने मार्केट से खरीद के कंज्यूम किया, हमारी तबीयत बिगड़ गई। तो वी हैव द राइट टू बी सेफ। वी कैन नॉट, मतलब कंज्यूमर्स, सेलर्स कैन नॉट सेल अस डेंजरस प्रोडक्ट्स। ठीक है। सेकंड, हमें पूरा राइट है अपने प्रोडक्ट के बारे में जानने का। हम उसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्राइसिंग क्या है, किसने बनाया, कहाँ पे बनाया, सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करके बनाया या नहीं। एवरी वी हैव एवरी राइट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट। देन राइट टू चूज, इस पे केस स्टडी है। ठीक है,
ये राइट क्या बोलता है? ये राइट ये बोलता है कि हमारी मर्जी हम कौन सा चीज कहां से खरीदे। जरूरी नहीं है कि अगर एक प्रोडक्ट हमने शॉप नंबर 1 से खरीदा है तो बाकी प्रोडक्ट भी शॉप नंबर 1 से ही खरीदना होगा। वी डोंट हैव टू इम्प्रेस द शॉपकीपर। हम जाके दूसरी जगह से खरीद सकते हैं। इट इज आवर चॉइस। हाँ, राइट टू बी हर्ड, ये पॉइंट क्या बोलता है? राइट टू बी हर्ड बोलता है ये है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, हमें अपने कंप्लेंट्स लॉन्च करवाने का पूरा पूरा राइट है। अगर हमें कंप्लेन करने नहीं दिया जा रहा है, अगर हम पे प्रेशर डाला जा रहा है, होते हैं ना बड़े सेलर्स, वो आपको प्रेशर डाल सकते हैं कि हमारे अगेंस्ट कंप्लेन मत करना वरना देख लेंगे तुमको। ठीक है, तो यहाँ पे आता है हमारा राइट टू बी हर्ड। अरे कैसे देख लोगे भाई, हमारा राइट है, हम क्यों नहीं कंप्लेन करेंगे? करेंगे। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह यही आंसर दे दोगे। राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड मतलब अपनी बात सुनाने का अधिकार है। राइट टू सीक रिड्रेसल, रिड्रेसल मतलब क्या होता है सर? सोल्यूशन। हमें पूरा राइट है सोल्यूशन पाने का। आगे देखेंगे क्या क्या सोल्यूशन मिलता है। तो हमें सोल्यूशन पाने का पूरा पूरा राइट है। ठीक है, सिर्फ बातें सुनाना नहीं है, हमें सिर्फ राइट टू बी हर्ड नहीं, हमें सोल्यूशन भी चाहिए। हमें जो गलत प्रोडक्ट मिला तो रिफंड दे दो या तो एक्सचेंज कर लो प्रोडक्ट, कुछ तो करो, मतलब दैट इज रिड्रेसल। ठीक है, देन वी हैव राइट टू एजुकेशन। इस पे भी केस स्टडी है राइट टू एजुकेशन पे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम सबके पास राइट है कि हमें कंज्यूमर अफेयर्स के मामले में एडुकेट किया जाए। ठीक है, तो अगर कोई हमें एडुकेट कर रहा है और कोई उसे रोकता है कि अरे मत एडुकेट करो, गांव वालों को पता चल जाएगा तो फालतू का केस करेंगे हमारे ऊपर, तो क्या रोक सकता है? कोई हमें एडुकेटेड होने से रोक सकता है? कंज्यूमर अफेयर्स के मामले में, कंज्यूमर लॉ के मामले में, अगर हम कोई वेबसाइट से जाके नॉलेज ले रहे हैं या हमें कोई सेमिनार में बुला के एडुकेट कर रहा है, कैन एनीबडी स्टॉप अस? नो, वी हैव द राइट टू गेट एडुकेटेड। एंड राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ये तो खाली आपका बुक बोलता है। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है, तो हमारे पास राइट है क्लीन इन्वायरमेंट का। तो सेलर्स या प्रोड्यूसर्स हमें प्रोडक्ट तो अच्छे देंगे, बट वो प्रोडक्ट देने के चक्कर में वो पूरा एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर सकते। राइट, ओके, बट हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। सर ये कितना करना है? ऑल 7, ऑल 7, क्योंकि यहाँ से केस स्टडी बना के दे सकता है, तो ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे केस स्टडी बन सकता है वहाँ पे आपको ऑल करना चाहिए। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये कितना करना है? मैं तो बोलूंगा कि आप यहाँ पे 4 करके चलो। ठीक है, एनी 4 करके चलो। सर इस चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा? 4 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली। देखो, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? सबसे पहली जो हमें 7 राइट्स दिए गए उसे हम एक्सरसाइज करें। ठीक है, उनको उनका हम यूज करें, सिर्फ पढ़ के ना छोड़ दे कि हाँ हमारे को 7 राइट है। अरे जब आपको एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है तो यूज करो उनको। ठीक है, आस्क फॉर फुल इंफॉर्मेशन, जो भी आप खरीद रहे हो उसकी क्वालिटी, उसकी बेनिफिट्स, यूटिलिटी, उसकी प्राइसिंग, डेट, सब जान के रखो। ठीक है, ये तो वैसे एक राइट भी है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन था ना। अच्छा, बी क्वालिटी कॉन्शियस। आजकल प्रोडक्ट्स में बहुत सारे टाइप के मार्क आ गए हैं। ठीक है, तो उन मार्क को देखिए, आप स्टैंडर्डाइजेशन चेक कीजिए, क्या सरकारी मार्किंग्स है उन प्रोडक्ट पे? अगर है तो ही खरीदो। बिल खरीदो, बिल खरीदो नहीं, मतलब बिल मांगो। ठीक है, बिल को बोलते हैं कैश मेमो। इस पे केस स्टडी है। ठीक है, इस पॉइंट पे भी केस स्टडी है। केस स्टडी आपको करना है भाई, बहुत सारा वहां पे रिवीजन भी करवाया और साथ में क्वेश्चन भी करवा दिया आपको। ठीक है, आपको उतना हेडेक नहीं लेना होगा, आपको खाली देखना है, आपका हो जाएगा। ये करके जाओगे ना तो और जल्दी हो जाएगा। तो आपको बिल लेना है। ठीक है, आपको बिल लेना है और बिल प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी पेपर पे लिख के आपको फाड़ के दे दिया, दैट इज नॉट अ बिल। प्रॉपर बिल होना चाहिए, यही आपका प्रूफ है कि आपने वहां से खरीदा है। 4 हो गया। ठीक है, एक और कर लेते हैं, चलो खत्म करते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा कैरिड अवे मत हो जाइए। एडवर्टाइजमेंट में कुछ बोल दिया, आप कॉस्मेटिक्स लगा लो आप गोरे हो जाएंगे, कॉम्प्लान पी लो आप लंबे हो जाएंगे, कोई बिस्किट खा लो आप में शक्ति आ जाएगी। तो भाई अगर आप ये सब बातों पे मानते हैं तो फिर आप ही में दिक्कत है, फिर एडवर्टाइजमेंट का क्या गलती? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में मत मानिए। आप में फिजिकल चेंजेस, दवाइयाँ ला सकती है, मार्केट में बिकने वाले 5 रुपए 10 रुपए वाले प्रोडक्ट नहीं ला सकते। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं तो ये आपकी फॉल्ट है। तो कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डोंट गेट कैरिड अवे विद ऑल दिस। ठीक है, अब देखते हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के कितने तरीके। आप अपने हिसाब से पॉज कर करके पढ़ना। ठीक है, अपने हिसाब से पॉज कर करके पढ़ना। यहाँ बहुत शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं, आप मेन नोट से या बुक से या जहां भी आप पढ़े उनके नोट से पढ़ो। ठीक है, चलो मेथड्स पे आ जाते हैं हम लोग। कौन मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कैसे कैसे किया जा सकता है? एक तो सेल्फ रेगुलेशन बाय द बिजनेस। बिजनेस वाले खुद ही अपने एटीट्यूड को ऐसा रख ले
कि वो कभी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ही ना करे। मतलब बिजनेस वाले अपने तरफ से ही इतना केयर करे कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की कभी नौबत ही ना आए। दैट इज वन। सेकंड है कंज्यूमर खुद थोड़ा अवेयर रहे, ठीक है, कंज्यूमर अपने राइट्स को जाने, कंज्यूमर थोड़ा इग्नोरेंट ना बने, मतलब बातों को एक सीरियसली ले, एमआरपी चेक करे, रेट चेक करे, तो खुद से थोड़ा उसको अवेयर रहना पड़ेगा। कंज्यूमर एसोसिएशंस, इस पे भी एक केस स्टडी है, ठीक है, कंज्यूमर एसोसिएशन के बारे में। कंज्यूमर एसोसिएशंस क्या होते हैं आगे हम लोग देखेंगे। कंज्यूमर एसोसिएशंस जो होते हैं वो कुछ ऐसे ग्रुप्स है जो कंज्यूमर्स को हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? मतलब कंज्यूमर के लिए फाइट करते हैं ये लोग, ठीक है। तो अगर देखो, मैं एक सिंगल कंज्यूमर हूं और मेरी अगर लड़ाई कोई बड़ी कंपनी से हो जाए तो मैं कैसे लड़ूंगा उनसे, ठीक है। उनके पास दे हैव मिलियंस ऑफ कैश लॉयर्स को पे करने के लिए, हम लोग कहां से करेंगे? तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग कंज्यूमर एसोसिएशन की हेल्प ले सकते हैं। ये लोग रेज करेंगे हमारे वॉइस, हमारे लिए ये लोग आवाज उठाएंगे, हमारे लिए ये लोग लीगल बैटल लड़ेंगे। तो ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर को अकेला नहीं रहने देंगे, ये लोग हेल्प करेंगे कंज्यूमर्स को, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट आता है कि सरकार, सरकार को भी बीच में आना होगा, सरकार को लॉ बनाना होगा और सरकार को पब्लिसिटी करनी होगी कि सरकार ने क्या क्या हमारे लिए राइट्स बनाए हैं, क्या क्या लॉ बनाए हैं, हम लोग कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, सरकार ने हमारे लिए क्या क्या नियम बनाया है, इसकी पब्लिसिटी करनी होगी रेडियो के थ्रू, ठीक है, या फिर जो सरकारी चैनल्स है दूरदर्शन वगैरह, उसमें सरकार अपने ऐड डाल सकते हैं। सरकार अवार्ड दे सकती है ऐसे लोगों को जिन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कुछ बड़ा काम किया है, सो दैट बाकी लोग भी मोटिवेटेड फील करें और फिर वो लोग भी ऐसा काम करें। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसमें मैंने आपको बहुत बार बोल दिया, इसको 45 डेज कर लीजिएगा, लॉ चेंज हो चुका है, ठीक है। आपके बुक में 30 डेज लिखा है, लेकिन 30 डेज नहीं होगा, 45 डेज होगा। दिस इज न्यू अमेंडमेंट, ठीक है, लॉ चेंज हो चुका है सर, लेकिन बुक में तो 30 लिखा है ना, क्या करे, डर लग रहा है एग्जाम में 45 लिखे या कुछ और लिखे। स्कूल वाले टीचर ने तो बोला नहीं है 45 लिखने। देखो आप एक काम करो, मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि देखो बाकी का तो 30 है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अपील करने का टाइम का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करो, 45 हो गया है, ठीक है, और जो न्यू एडिशंस के बुक आ रहे हैं ना उसमें 45 ही है, बट आपके पुराने बुक में 45 नहीं 30 है, और आपके स्कूल टीचर्स ने भी ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। देखो मैं आपको बोलूंगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट कमीशन में जाने के लिए कितने दिन मिलेंगे, आई वुड से कि आप 45 डेज लिखो, ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिख देना कि प्रीवियसली 30 डेज। मतलब आप बता दो यार कि आपको 30 डेज वाला भी पता है सीन, और अभी 45 डेज है, आप वैसा लिख देना, ठीक है। मतलब 45 डेज लिख लो और प्रीवियसली 30 डेज लिख लो, तो टीचर या एग्जामिनर जो भी है ना उसको पता रहेगा कि अच्छा ठीक है, बच्चे को पता है कि 45 डेज अभी हो गया है और पहले 30 था, तो क्या है ना वो मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, जो एग्जामिनर है उसको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है 45 डेज है, पहले 30 था, क्योंकि बुक में 30 दिया हुआ, तो आपको भी थोड़ा वो टेंशन में होता है। पहले तो भगवान से प्रार्थना करो कि ये आए ना, ठीक है, ये वाला पार्ट आए ही ना, यही प्रार्थना करो, ठीक है। इन पार्ट से आने से केस स्टडी भी आ सकता है, मेरे ऐप में भी केस स्टडी है, और मैंने जो रिवीजन वीडियो यूट्यूब में डाला है उसमें भी कुछ छोटे छोटे केस स्टडीज है जो आपके पास एग्जाम में आए हुए थे, तो इस पार्ट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और इस पार्ट को मैंने बहुत डिटेल में रिवीजन वीडियो में समझा दिया है, ठीक है। हालांकि इस पार्ट को भी मैंने केस स्टडी में समझाया है, लेकिन मैं अभी फिर से करा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो, दो बार करा रहे हैं इसको। रेमेडीज अवेलेबल टू अ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर अगर कोर्ट जाए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाए, चाहे वो स्टेट कमीशन में जाए, चाहे वो नेशनल कमीशन में जाए, अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाता है, ऊपर वाला भी करा दे क्या, चलो पहले ऊपर वाला करा देते, एक बार करा देते, ठीक है, लेट्स गिव 2 मिनट्स। देखो सबसे पहली बात, रेनिंग, सबसे पहली बात डिस्ट्रिक्ट फोरम, मतलब कंज्यूमर को अगर कंप्लेन है प्रोडक्ट को लेके, अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं 2019 का लॉ। देखो कंज्यूमर ने गुड्स खरीदा, गुड्स की प्राइस कितनी है, 1 करोड़ से कम है, गुड्स की प्राइस जो है 1 करोड़ से कम है, बट गुड्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो कंज्यूमर कहां कंप्लेन कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम हर डिस्ट्रिक्ट में होता है अवेलेबल, तो आप जाकर डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप केस हार गए डिस्ट्रिक्ट फोरम में, तो आपको 45 डेज मिलेंगे स्टेट कमीशन में कंप्लेन करने के लिए। अगर आप हार जाते हैं तो फिर हायर अथॉरिटी में जाओगे, जो कि है स्टेट कमीशन।
सर स्टेट कमीशन क्या केवल हारने के बाद जा सकते हैं? नहीं, आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट का दाम जो है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में रहा ना, जैसे महंगी गाड़ी है, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की गाड़ी है, तो फिर आप डायरेक्टली स्टेट कमीशन में भी जा सकते हैं, या यहां से हार के भी 45 डेज के अंदर में जा सकते हैं। ठीक है, जिस दिन जजमेंट आया 45 डेज। सर अगर स्टेट कमीशन में भी हार गए तो आप 30 डेज के अंदर में फिर नेशनल कमीशन जो कि दिल्ली में है वहां जा सकते हो। सर दिल्ली में जाने के लिए यही रूट है क्या? नहीं, एक डायरेक्ट रूट भी है। अगर आपका प्रोडक्ट 10 लाख से ज्यादा का है, सॉरी 10 करोड़ से ज्यादा का है, ठीक है, इफ योर प्रोडक्ट इज मोर देन 10 करोड़ एंड यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन गो डायरेक्टली टू द नेशनल कमीशन। सर नेशनल कमीशन में भी हार गए तो 30 डेज के अंदर आप देश के सुप्रीम कोर्ट में चले जाइएगा, वहां जो फैसला आ जाए वो मान लेना फिर। अच्छा सर मान लीजिए हारे नहीं, जीत गए तो क्या होगा? सर जीत गए ना तो आपको रेमेडीज मिलेगी, मतलब आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या क्या सॉल्यूशंस मिल सकते हैं? एनी थ्री यहां से याद करके चलना। आपको सॉल्यूशन ये मिल सकता है कि रिमूवल ऑफ डिफेक्ट का ऑर्डर आ सकता है। कोर्ट बोलेगा कि जो आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट है हटाओ उनको, सेलर को बोल देगा इसके प्रोडक्ट के जो डिफेक्ट्स है हटाओ उनको। ठीक है। दूसरा हो सकता है आपको रिप्लेसमेंट दे दिया जाए, जो डिफेक्टिव गुड्स है वो रिप्लेस करके अच्छा गुड्स दे दिया जाए। तीसरा आपको हो सकता है रिफंड दे दिया जाए कि जाओ भाई पैसा रख लो वापस। ठीक है। फोर्थ एक कर लेते हैं, मान लो आपको कॉम्पेंसेशन दे दिया जाए। सपोज आपने गुड्स यूज किया, आपको लॉस हुआ, आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो कंपनी जो है वो आपको पैसे दे देगी। आपका जो हेल्थ खराब हुआ, आपका ट्रीटमेंट हुआ, तो ये सब के लिए आपको पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 2019 के लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को देख लेते हैं। ठीक है, 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखो। सबसे पहली बात, सरकार ने सीसीपीए एस्टैब्लिश किया, इसका आप फुल फॉर्म कर लीजिएगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, इसका फुल फॉर्म कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इस जब मैंने मेन वीडियो भी कराया था तो आपको बोला था जो रोल आरबीआई का बैंकिंग सिस्टम में है वही रोल सीसीपीए का कंज्यूमर प्रोटेक्शन में है। जैसे आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम को मॉनिटर करता है, उस पर रूल्स रेगुलेशन बनाता है, पेनल्टीज लगाता है, सिमिलरली सीसीपीए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में यही सब करेगा। इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो खराब गुड्स है उसे मार्केट से हटाने के लिए बोलेगा, डिसकंटिन्यू करने बोलेगा अगर कोई खराब ट्रेड कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, चोरी कर रहा है तो, और पेनल्टीज भी लगा सकता है। तो जैसा आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में करता है ना काम, वैसा ही सीसीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मामले में करता है। ठीक है, तो आप बस पॉइंट नंबर 1 से इतना याद रखना। पॉइंट नंबर 2, जब मेन वीडियो कराया था तो आपको बोला था ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज के लिए है। ठीक है, कार्ट CART है ना, ये KRT लिखता है, पता नहीं, ऐसे तो CART होना चाहिए, छोड़ो हटाओ। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनीज के लिए, मतलब जो लोग ऑनलाइन, देखो पहले क्या होता था, सब अपनी शॉप खोल के बैठते थे, सब ऑफलाइन बिजनेस करते थे। अब ऑनलाइन वाले आ गए, ऑनलाइन वालों के लिए पहले कुछ नियम ही नहीं था, तो सरकार ने 2019 में बोला कि भाई इनके लिए कुछ नियम बनाना होगा, वरना ये तो कुछ भी करते रहते हैं। तो सरकार ने इनके लिए नियम बनाया है। क्या नियम बनाया है? ई कॉमर्स एंटिटीज, मतलब ये लोग की बात हो रही है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट इनकी बात हो रही है। ई कॉमर्स एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स। किन चीजों के बारे में? सब चीजों के बारे में। रिटर्न की पॉलिसी, रिफंड की पॉलिसी, वारंटी, डिलीवरी कब तक होगी, मोड्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, मतलब पहले जो जो चीजें आप ऑफलाइन में बताते थे वही वही चीजें आपको ऑनलाइन में भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, क्या ये मैंडेटरी है? यस, ये मैंडेटरी है। Amazon फ्लिपकार्ट इनको ये फॉलो करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, इट्स नॉट अ चॉइस, यू हैव टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और अगर आपने अपनी बातों पे कायम नहीं रहे, अगर आप अपने बातों को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर यू यू विल गेट, मतलब consumer will return the goods and you cannot refuse to take back. Consumer will return the goods and you cannot refuse to take back. ठीक है। अच्छा सर ये किसके लिए? पॉइंट नंबर 3 ये ना इंडस्ट्री वालों के लिए है। अच्छा, तो 2 नंबर था अमेजॉन फ्लिपकार्ट वालों के लिए, ये वाला है इंडस्ट्री वालों के लिए जो लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो देखो अगर प्रोडक्शन में कोई डिफेक्ट निकल जाए किसी भी टाइप का, तो द प्रोडक्ट सेलर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू कॉम्पेंसेट फॉर इंजरी या डैमेज। मतलब अगर प्रोडक्ट में कोई डैमेज निकला और प्रोडक्ट के डैमेज के चलते बेचारा कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो गया, तो आप पैसे दोगे अगर उसे कोई इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट,
ये है सेल ऑफ, ये ना सेलर्स पे होता है, जो रिटेलर्स हो गए ना, उनके ऊपर होता है, रिटेलर्स या फिर होलसेलर्स, उनके ऊपर होता है। तो पॉइंट नंबर 2 हमने देखा ऑनलाइन सेलर्स के बारे में। पॉइंट नंबर 3 हमने देखा फैक्ट्री वालों के बारे में। पॉइंट नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं रिटेलर्स के बारे में। देखो रिटेलर्स के बारे में ये है कि अगर ये अडल्ट्रेटेड गुड्स बेचते हैं, सर अडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी गुड्स बेचते हैं, स्पेशली जो मिठाई दुकान वाले होते हैं या खाने पीने के सामान बेचने वाले होते हैं, अगर ये लोग मिलावटी सामान बेचते हैं, ठीक है, या पैकेट फूड भी बेच रहे हैं, मिलावट वाले पनीर बेच रहे हैं, उसमें कुछ मिला दिया, तो अगर आप अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, मिलावट वाले प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी, आपकी लाइसेंस जो है ना, लाइसेंस आपकी सस्पेंड हो सकती है। योर लाइसेंस कैन बी सस्पेंडेड, पहली बार आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा, कब तक, 2 सालों तक के लिए हो सकता है। बट अगर आप आदत से मजबूर है, अगर आप नहीं सुधर रहे हैं, दूसरी बार भी फिर आप गलती करते हैं, तो आपका लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल हो सकता है। देखो दोनों बार मे लिखा है, मे मतलब हो सकता है, हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है, ठीक है, मतलब बोल रहे हैं कि कर देंगे, कर होगा ही, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अप टू 2 इयर्स बोला है, अप टू 2 इयर्स बोला है, मतलब 1 साल भी हो सकता है, अप टू बोला है ना, 1 साल भी हो सकता है, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 5 आता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म पे। ये पॉइंट क्या बोलता है, ये पॉइंट बोलता है कि इस लॉ में एक मीडिएशन सेल बनेगा। मीडिएशन सेल मतलब देखो, जो कंज्यूमर होगा, ठीक है, जो कंज्यूमर होगा वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और जो सेलर होगा वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, इन्हीं दोनों को दिक्कत है। तो अगर इनका केसेस बहुत लंबा चलता है, तो देखो लंबा केसेस में सबको लॉस है, तुम भी लॉयर का खर्चा दे रहे हो, वो भी लॉयर का खर्चा दे रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको केसेस लड़ने के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, जिंदगी में और भी तो काम है। तो अगर ऐसा होता है कि आप बहुत लंबा आपका केस चल रहा है, बहुत खर्चा आपका हो गया है, तो आप मीडिएशन सेल के पास जा सकते हैं। मीडिएशन मतलब बीच का रास्ता निकालना है, एक मिडिल पार्ट निकालना है, ना तो जजमेंट सेलर के फेवर में आएगा और ना ही जजमेंट कंज्यूमर के फेवर में आएगा, एक बीच का रास्ता निकालेंगे जो कि जो दोनों को एग्रीएबल हो, दोनों को इसमें एग्री करे, इसे बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। सर मान लीजिए पहले हमने एग्री कर लिया, बाद में हम फिर पलट गए, तो नहीं, आप फिर बाद में नहीं पलट सकते। नो अपील कैन बी फाइल्ड। एक बार आपने मीडिएशन कर लिया, एक बार आपने बीच का रास्ता निकाल लिया, आपने साइन कर दिया, अब आप फिर पलट नहीं सकते कि नहीं नहीं मैं तो नाखुश हूं, मेरे को तो मेरे साथ चीटिंग हो गया। यू कैन नॉट क्राई एवरी टाइम, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 6 बोलता है कि 2019 का जो लॉ है ना, वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया चीजों को, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन को अपने ऑर्डर्स रिव्यू करने का पावर मिल गया है। पहले वो लोग अपने ऑर्डर्स को रिव्यू नहीं कर सकते थे, एक बार जो ऑर्डर दे दिया दैट इज फाइनल, यू कैन नॉट रिव्यू दैट ऑर्डर। अभी रिव्यू करने का भी पावर मिल गया है, ठीक है। फिर अभी ई फाइलिंग भी हो सकती है, कंप्लेंट्स जो है ना, ई फाइलिंग, आपको जाके वहां पे फिजिकली फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे कंप्यूटर से कर सकते हो, और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी केसेस को अटेंड कर सकते हैं। एंड पहले क्या होता था, जब आप कंप्लेन करते थे ना, तो 21 डेज का टाइम लिया जाता था। 21 डेज में सपोज आपने केस फाइल किया, इट वुड टेक 21 डेज, और 21 डेज में या तो आपका कंप्लेन एक्सेप्ट होगा या तो आपका कंप्लेन रिजेक्ट होगा। अभी क्या रूल हो गया है कि 21 डेज तक अगर कुछ नोटिस नहीं आता है तो डीम्ड एडमिसिबिलिटी होगी। डीम्ड एडमिसिबिलिटी मतलब 21 डेज तक अगर यस बोल दिया तो यस, अगर नो बोल दिया तो नो, अगर कुछ नहीं बोला तो भी यस माना जाएगा। मतलब अगर कुछ नोटिस नहीं आता तो मान लिया जाएगा कि आपका केस एक्सेप्टेड है, ठीक है। और 5 लाख तक का अगर मैटर है ना, तो फिर आपको कोई फीस नहीं लगेगी, नो फाइलिंग फीस। मतलब छोटा गुड्स है, 5 लाख तक का मैटर है, तो कोई फाइलिंग फीस नहीं लगेगी, कंप्लेन करने का फ्री में कंप्लेन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट आपको जो एक बुक से देखना है वो है एनी 5 डिफरेंसेस ऑफ 1986 एंड 2019 का लॉ, ठीक है।